वह उससे पूछना चाहती है कि एक इंसान ने एक आयाकाशी से शादी क्यों करी। तभी उसे उसका गुस्से वाला चेहरा याद आता है। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही उधर देखती वह खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ होती है। वह वहाँ बयाकुया को देखती है। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वह उनसे कह रहा होता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा खाने लग गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खाना लाऊंगा। फिर वह उन सभी बिल्लियों को बुलाता है। वह दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता है कि वह ऐसे मिलेंगे। चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से खड़ी हो। वह कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। वह हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। वह अपना मुंह छुपा रहा होता है। वह जाने लगती है। तभी बिल्लियाँ आओई के करीब जाती है और कहती है कि तुम एक इंसान हो और हमें इंसानों की खुशबू काफी अच्छी लगती है। फिर और भी बिल्लियाँ बाहर निकलती है। वह कहता है कि ये एक जंगली बिल्लियाँ है जिन्हें ट्यूब की टंग कहा जाता है। वह ट्यूब के अंदर रहती है। वह काफी कमजोर आयाकाशी है, इसलिए मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ। वह कहती है कि मैं को भी इंसानों की दुनिया में खिलाती थी। उन्हें मेरे हाथों का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मैं भी उनकी सुरक्षा करती हूँ। मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ। वह कहते हैं कि हमें इंसान काफी अच्छे लगते हैं और सभी बिल्लियाँ उसके कुछ ज्यादा ही करीब चले जाती है। वह सभी बिल्लियाँ अपने ट्यूब के अंदर चले जाती है। वह कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि तुमने यहाँ पर क्या देखा। वह कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वह कहता है कि तुम्हें मेरी कमजोरी पता चल चुकी है और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तुम बिल्कुल शीरो की तरह हो क्योंकि शीरो ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। आओई पूछती है कि क्या मेरे ग्रैंडफादर ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया था। वह कहता है कि चुप रहो, उन्होंने ऐसा किया था। आई कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही अकत्सु वहाँ पहुँचता है वह बयाकुया को देखता है। वह उस समय खाना खा रहा होता है। वह उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। आओई उससे पूछती है कि शाही परिवार के लोगों को कौन सा खाना अच्छा लगता है। वह उसे बताता है और खाना खाकर वहाँ से चले जाता है। वह उससे ट्यूब की टंग के बारे में बात कर रही होती है। वह कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तब तुम मुझे उसी जगह मिलना जहाँ हम पहले मिले थे। वह ट्यूब की टंग की जगह के बारे में कह रही होती है। वह चले जाता है। गिंजी और अकत्सु को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह यहाँ से क्यों चले गया। आई कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी उसे परेशान किया था, इसलिए वह इंसानों से नफरत करता है। फिर वह कहती है कि मुझे ईस्ट में शॉपिंग करनी है। वह कहता है कि तुम्हें मास्टर से पूछना होगा और मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा क्योंकि हमें रेस्टोरेंट के लिए खाने का सामान खरीदना है। वह ओडाना से कहती है कि मुझे सामान खरीदने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा और मैं गिंजी के साथ बाहर जा रही हूँ। वह उसे खाना देती है। ओडाना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वह उसके लिए खाना बना कर लाएगी। वह कहती है इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। वह खुश हो जाता है। वह कहती है कि अगर तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे तब मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। वह आई की बात को मान लेता है। वह उसके करीब जाता है। वह पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ओडाना उसे एक लॉकेट पहनाता है। फिर वह कहता है कि ये एक राक्षस की आग है और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए खाना बनाया है। तभी लाइट चली जाती है। वह कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बिजली की आवाज और अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। फिर उसे अपने बचपन का याद आता है। उसे उसकी फिक्र हो रही होती है। वह उस आग को देखती है जिस वजह से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। आओई को दयालु आयाकाशी की याद आती है। वह सोचती है कि मैंने ये आवाज कहीं सुनी हुई है। आओई को अपने बचपन की याद आ रही होती है। वह कहती है कि मुझे ये सपना फिर से आया है। उसके पास वही ताबीज है। वह मास्टर के दिए हुए तोहफे को देखती है। उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि ओडाना बिल्कुल उसके ग्रैंडफादर की तरह है। उसे उसकी फिक्र है और वह उसकी सुरक्षा भी कर रहा है। फिर वह सभी उड़ने वाले जहाज से ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। गिंजी और आओई मार्केट में जाते हैं। वह वहाँ पर काफी ज्यादा खाने का सामान खरीदते हैं। आओई पूछती है कि क्या तुम्हें कढ़ी पसंद है। वह कहता है कि मुझे लगता था कि तुम्हें कढ़ी पसंद है। उसे याद आता है कि जब वह बचपन में भूखी थी तब उसने कहा था कि मैं अपने मम्मी के हाथ की बनी हुई कढ़ी और चावल खाना चाहती हूँ। वह सोचती है कि कहीं दयालु आयाकाशी गिंजी तो नहीं है। फिर गिंजी और आओई सामान को खरीदते हैं।
गिंजी और आओई समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं। गिंजी कहता है कि मैं साउथ में रहता था और मैंने उस इन में काम भी किया है। वह काफी सुंदर इन था जिसे ओरियो कहा जाता था। वह कहती है कि मैं भी उस इन को देखना चाहती हूँ और मैं साउथ जाना चाहती हूँ। तभी उसकी नज़र एक आकाशी पर जाती है जिसे कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है। तभी उसके सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता है। वह उसका पीछा करती है। वह उसके करीब जाती है। वह उसके कान में कहती है कि तुम सो जाओ। वह सो जाती है। जैसे ही वह अपनी आँख खोलती है वह अंधेरे कमरे में होती है। वह बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं जा पाती है। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह इस समय समुद्र के अंदर है और शायद वह स्टोर रूम के अंदर फंसी हुई है। वह तेंगू फैंग को भी देखती है। उसे याद आता है कि ओडाना ने कहा था कि तुम्हें गिंजी के साथ रहना होगा हर समय, क्योंकि यह जगह इंसानों के लिए खतरनाक है और तुम्हें कभी भी गिंजी के बिना कहीं भी नहीं जाना है। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नहीं निकल पाती है। वह कहती है लगता है कि मैं 2 दिनों से यहाँ पर फंसी हुई हूँ और शाही परिवार भी वहाँ आने वाला है। उसे डर लग रहा होता है। वह अब हार चुकी है। फिर हमें चिबी को दिखाया जाता है। वह कहता है क्या हुई, तुम कहाँ पर हो? लगता है ईस्ट की जगह बहुत ही सुंदर है लेकिन तुम अब गायब हो चुकी हो।